हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू 3 डायमेंशन। तो आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स को 3 डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। लास्ट के जो लेक्चर है उसके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ समरी दे देता हूँ। लास्ट का जो लेक्चर था एक्चुअली वो कुछ एप्लीकेशंस के साथ कंसेप्ट कवर हुआ था हमारा, जिसमें हमने कवर किया था कि हाउ अ पर्सन यूज टू वॉक। जब कोई इंसान चलता है तो उसमें किस तरह से कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, एक कंपोनेंट उसकी बॉडी को बैलेंस रखता है और एक कंपोनेंट उसको आगे बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड हमने उसी के साथ साथ सीखा था कि किस तरह से जब कोई आप पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट को कर रहे हो तो उस टाइम पे वेक्टर का रेजोल्यूशन किस तरह से होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वैसे तो खैर 3 डायमेंशन में हम बहुत कम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो एक प्लेन में रहता है। लेकिन ये है कि जहाँ तक कंपोनेंट्स की बात आती है रेजोल्यूशन की, तो हम 1D का तो खैर एक ही एक्सिस पे होता है। 2 डायमेंशन में एक्स वाई एक्सेस आ जाते हैं या कई प्लेन आता है। 3 डायमेंशन में तीनों एक्सेस दिख रहे हैं। तो ये एक वाई एक्सिस है तो उसके अलोंग बेटा जे कैप दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस है उसके अलोंग आपको ओ आई कैप दिख रहा है, और ये है के कैप। के कैप किस एक्सिस के अलोंग है बेटा, जी यानी जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब हम इसका मार्किंग कर देते हैं ओ। इन पॉइंट्स को आप कोई नेम दे सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये वाई एक्सिस है तो ये भी क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा। ये अगर एक्स एक्सिस मार्क किया गया है तो ये भी एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये एक्स ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता बेटा। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है हमें कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, जो कि हैं। ठीक है, आज हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे इन पूरे सिस्टम में। अब एक बात ध्यान से देखिए, इस पूरे सिस्टम में अगर आपको आई और जे कैप यानी वाई और एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट देखना हो तो आप कहेंगे ये जो एक्सिस बीच में या बीच में जो लाइन इनको कवर करती नजर आएगी दैट शुड बी द रिजल्टेंट। ऐसे ही कह सकते हैं आप उसको, राइट। तो मैं इसको कुछ ऐसे मार्क कर देता हूँ और ये आपका रिजल्टेंट है किसका बेटा, किस किस का, इस एक्सिस का और इस एक्सिस का रिजल्टेंट बीच में। तो उसको ओ इसका नाम दे देता हूँ मैं, ए इसका नाम दे देता हूँ बी और इसका नाम दे देता हूँ मैं सी। ठीक है, तो अब आप इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट अगर लेना चाहें तो ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर लगा देते हैं, ये भी वेक्टर लगा देते हैं इसके ऊपर। ओ सी देखो, ओ से लेकर सी तक का क्या लिखूंगा बेटा, ओके इसको मुझे जे कैप लिखना था, राइट। तो ये है बेटा एक्स, हाँ इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, ओ ए, दिस इज ओ ए और ये वाई एक्सिस है तो होगा वाई जे कैप या वाई जे कैप, जो भी वाई जे कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओ सी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओ सी कौन से एक्सिस पे, एक्स, तो एक्स आई कैप लिख दिया। सही है ना। अगर आपको रिजल्टेंट देखना पड़े एक्स और वाई एक्सिस का तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी ओ बी रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट किसका है बेटा, किसका है, ओ ए प्लस ओ सी। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है बेटा, ओ बी। देखो एक ये है, ये कंपोनेंट है, उसका रिजल्टेंट कहाँ आ गया बेटा, बीच में आ गया। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, एग्री होंगे। ठीक है, तो ओ बी को लिखा मैंने, क्या लिखा बेटा, ओ ए को देखो क्या लिखूंगा, वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप, ये हमारा ओ बी आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल रिजल्टेंट चाहिए इस पूरे कंसेप्ट का, ये इस पूरे पार्ट का, है ना। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से अंडरलाइन यानी हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, अब देखिए आप इसी बात पे हमें रिजल्टेंट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक क्यूब के हिसाब से सोचना आपको। ये देखिए ये आपको नेट रिजल्टेंट देगा, ये आपको नेट रिजल्टेंट देगा और उसमें नेट लिख दिए ओ डी। ठीक है, अगर आपको नेट रिजल्टेंट चाहिए तो देखिए ध्यान से, एक तो वेक्टर अपना ये हो गया,
एक तो वेक्टर अपना ये हो गया जिसको मैं ब्लैक मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है बेटा, ओ बी। अच्छा, एक वेक्टर अपना ये क्या हो गया, के कैप क्या बोला, अलाउन, एक वेक्टर हो गया हमारा ये वाला। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। एक वेक्टर हो गया हमारा ये, एक वेक्टर हो गया हमारा, और एक ही वेक्टर हो गया, सही है ना। अब इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको कहा भी था रिजल्टेंट वेक्टर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे बेटा, ओ डी। ध्यान से समझते चलिए साथ साथ, क्योंकि ये देखिए टेल, ये हेड आ गया, फिर से टेल और हेड आ गया, जहां पर दो हेड, जहां पर दो सिर, जहां पर दो एरोज टकराएंगे उसमें से सबसे छोटा एरो होगा ना, वो रिजल्टेंट होगा। तो ओडी एक छोटा एरो है, वो रिजल्टेंट है। तो ओडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओडी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी डी। ओडी तो रहेगा ऐसे का ऐसा, ओ बी देखो क्या है बेटा, वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप। अच्छा, बी डी देखो क्या है, बी डी, बी डी कौन से एक्सिस के है बेटा, जेड के। देखो ये बी डी एक्सिस है और ये भी बी डी एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जेड के कैप लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया, जेड के कैप। तो अगर मुझे रिजल्टेंट पढ़ना पड़े तो ये 3 डायमेंशन में हो गया, ये 3D में कंपोनेंट्स मिल गए, किस तरह से, कुछ इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ओ डी जो कि रिजल्टेंट है इस पूरे सिस्टम का, वो किसके बराबर है बेटा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जी यानी जेड के कैप। मेरी बात समझे हो, बोलिए। ये हमारा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट हमारा नेट रिजल्टेंट है, ठीक है। और ये किस किस के रिजल्टेंट से है बेटा, मैं इनको अलग अलग मार्किंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये हो गया हमारा, एक वेक्टर तो ये है, दूसरा देखो किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, दूसरा कुछ इस तरह से। तो यानी कि इस पार्ट का और इस पार्ट का रिजल्टेंट है वो येलो कलर वाला एरो है। तो समझ आया, ये हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आप ओ डी का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इन जेड स्क्वायर, है कि नहीं। आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली हर टर्म का ना स्क्वायर कर देते हैं जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यह आपने मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स में शायद सीखा ही है अब से पहले, ठीक है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन हो गया बेटा, कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉस और साइन में भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है, मैं उसको इतना डेप्थ और डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा कवर होता नहीं है। अल्फा एंगल के साथ ले लो, इसको रिजॉल्व कर लो, है ना। एंगल किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो हम काम करेंगे वो सारा काम होगा कंपोनेंट्स के रेजोल्यूशन से रिलेटेड, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेक्टर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और ये एक बेसिक तरह की प्रॉब्लम से हम थोड़े अपग्रेडेड वर्जन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक पहले रस्सी होती थी, है ना, जो मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आप सिचुएशन को समझ पाएँ, रिक्रिएट कर पाएँ। वो पहले ना रस्सी इस तरह से खींची हुई थी। अब आया क्या, इधर से कोई डाकू चोर जो भी होगा ये चोरी करता है और निकल लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपनी बेल्ट लगाता है, रस्सी लगाता है और इसके ऊपर से फिसलता हुआ जाने की कोशिश करता है। हम देख रहे हैं वो जिस जगह पर है, जिस पॉइंट पर है, वो उस पॉइंट से यानी यहाँ पर कितना खिंचाव है, कितनी टेंशन है, अपने को ये फाइंड आउट करना है। इस रस्सी में टेंशन कितनी है, इसको T1 नाम दे देता हूँ मैं और इसका दे देता हूँ T2 नाम, ठीक है। और ये जो पर्सन लटका हुआ है इसका मास हम क्या माने, बोलो 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 60 किलो मान लेते ना, 60 kg। तो ये फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो फोर्स क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू mg होता है। लटका हुआ आदमी है तो फोर्स तो लगाएगा ही। मास 60 ले लिया और ग्रेविटी मैंने ले ली 10। तो कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, 600 न्यूटन फोर्स लगा रही है। समझ में आई बात, बनी बात, ठीक है सर। अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू में ले लेता हूँ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के एंगल पर है अभी वो रस्सी। अब अपने को ये बताना है, सुनो मेरी बात ध्यान से दोबारा,
अपने को ये बताना है कि ये जो रस्सी है जो आपको मैंने अभी हाईलाइट की है, ये वाला हिस्सा, और सेकंड पोर्शन ये वाला, इन दो पोर्शन में कितना खिंचाव है, कितनी टेंशन, हमें ये पता लगाना है। बात मेरी समझ गए होगे आई थिंक आप। ठीक है, तो कार्रवाई स्टार्ट की जाए। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना सीखें। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ध्यान से देखो। ये भी क्या होगा बेटा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। ये T2 है, इधर देखिए क्या होगा। मैंने बताया था आपको एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट बनता है बेटा, कॉस। तो ये बन गया T2 कॉस थीटा, 30 तो बाद में लिख देंगे, T2 कॉस थीटा। ये क्या बन गया बेटा, T1, सॉरी T2 ही बनेगा ये भी, क्यों, कॉस के परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन, तो T2 साइन थीटा। मेरी कहानी, मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते पहले तो हम। तो मैंने करा कि मैं इसको लिख देता हूँ कितना बेटा, T2 साइन थीटा इज इक्वल टू 600 न्यूटन। क्लियर है बात, समझ में आई, बिल्कुल आई सर समझ में। तो अब क्या करें, T2 रहेगा ऐसे का ऐसा, साइन थीटा कितना है बेटा 30, किसके बराबर आ गया 600 न्यूटन। सही है, T2 इंटू साइन 30 1/2 किसके बराबर है बेटा 600। T2 किसके बराबर आया 1200 न्यूटन। मेरी बात समझ आई आपको कि यहाँ जो टेंशन होगा वो कितना हो गया बेटा 1200 न्यूटन। इतना क्लियर है आपको, बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमें तो T1 भी चाहिए, तो ध्यान से देखो, T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1। कैसे, लेफ्ट वाला कंपोनेंट राइट वाले कंपोनेंट के बराबर, तो राइट में T2 है और इधर लेफ्ट है T1, जैसे ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट के बराबर था। क्लियर है ना बेटा, तो T2 अपने को पता लग ही गया कितना है, अब अपने को T1 और पता करना है। तो T2 1200 इंटू cos 30 किसके बराबर आया बेटा T1, 1200 cos 30 अंडर रूट 3/2 T1, ये काट डाला 600, तो T1 किसके बराबर आया बेटा, ये 3 है। T1 आया हमारा 600√3 न्यूटन। इतनी नन्ही सी बात थी, इतनी छोटी सी बात थी, कहानी समझ में आई हमें, बिल्कुल आई सर। बस ऐसा करना है, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है। और मैं आपको इतना बता देता हूँ, आने वाले टॉपिक्स में मैकेनिक्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो खैर हम आज भी 3-4 तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको ये देखना है बेटा, जहाँ भी कंपोनेंट्स बने हैं ना, जहाँ एंगल बना है उसके साथ कोस ले लो, रिजल्टेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी साइन ले लो और इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए बेटा, एक और इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि एक ब्लॉक है आपके पास और ये ब्लॉक है, इसका मास बोलो क्या माने, बोलो बोलो, मैंने मान दिया इसका मास 10 kg है। ठीक है, तो उसके जो फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mg होता है। ग्रेविटी तो मैं 10 ले लेता हूँ, 10 इसलिए ले रहा हूँ, वैसे होती 9.8 है बेटा, 10 आपको पता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं ले रहा हूँ, बाकी आपको जैसा क्वेश्चन में मिलेगा ना वैसा लगा देंगे। तो ये तो 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको पता लगाना है कि इन दो रस्सियों में कितना टेंशन। मैं इसको मान लेता हूँ 30 डिग्री और इसको मान लेता हूँ 45 डिग्री। समझ आई बात, इसके अंदर जो खिंचाव होगा, टेंशन होगा, टेंशन को बोलते हैं खिंचाव। तो इस रस्सी में जो खिंचाव होगा, टेंशन, उसको मार्क कर देता हूँ T1 और इसको मार्क कर देता हूँ T2। कहानी समझ आई, बात समझ आई है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स को तब तक तुम लोग तोड़ा फोड़ी करो। तोड़ा फोड़ी से मतलब ये नहीं कि बेटा आप सच में तोड़ फोड़ दोगे, बस ये कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कंपोनेंट्स को रिजॉल्व। बहुत सिंपल हल्के क्वेश्चन हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है अपने को। यहाँ से देखो, और सब लोगों को आते हैं ये सब चीज़ें। थीटा होगा ना, ये क्या होगा, अल्फा होगा। मुझे बताने की मैं कह रहा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि इसको धमाके के साथ कर जाएंगे। ये भी अल्फा होगा, समझिए कहानी। ये क्या है T2, तो ये क्या होगा T2 cos अल्फा। एग्री, ये क्या होगा
T2 साइन अल्फा। एग्री, बिल्कुल एग्री सर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, है ना, तो इसको थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ मैं आपको। तो अब इसके करो रिजॉल्व, ठीक है, करो करो करो। ये क्या बन गया, T1 कॉस थीटा, अल्फा नहीं थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, T1 साइन थीटा। एग्री है इस बात से। बस इसको एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, मार्क कर लेना, है ना, कि आपके पास अच्छा खासा मार्जिन और स्पेस रहता है। अब एक काम करें, हम इनके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले के, ऊपर वाला नीचे वाले के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने 100 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू T2 साइन अल्फा प्लस T1 साइन थीटा। ये तो पहली वाली कहानी आई हमारे पास, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट वाले को राइट वाले के बराबर लिख सकते हैं, T1 कॉस थीटा T2 कॉस अल्फा। अच्छा, थोड़ा सा गणित यानी मैथमेटिक्स लगाइए। पहली वाली इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं, कोई कंक्लूड कर सकते हैं क्या, आपके पास वेरिएबल कौन कौन है, T1 T2 दोनों वेरिएबल और दोनों जोड़ में हैं, तो कोई लिंक तो मिल नहीं सकता, है ना। मिलेगा तो भी उसके दूसरे रिजल्ट्स के बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, T1 इंटू कॉस 30, देखो कॉस 30 है ना, थीटा 30 है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू T2 कॉस 45 डिग्री। तो T1 इंटू कॉस 30 क्या है बेटा, √3/2। T2 कॉस 45 क्या है, 1/2। तो T1 कितना आ गया, T2 इंटू 2√2 इंटू 1/√3। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे। 1/√2 तो ऐसे कैसा था यहाँ पर, ये 1/√2 ऐसे कैसा है यहाँ पर, ये √3/2 है, उधर जाके 2/√3 हो गया। समझ आ गई बात, ठीक है सर। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, T2। अच्छा, इसको 2 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √3। 2 को लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। T1 क्या बना बेटा, T2 इंटू √2/3, या अलग अलग तरीके से सब अपने हिसाब से लिख देते हैं। T1 का पता लग गया। अब कुछ काम मैं आपको लिए दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अब ये जो T1 है बेटा, इस T1 की वैल्यू उठाओ, यहाँ रखो, तो सारा वेरिएबल T2 का मिलेगा आपको। फिर इस T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर T1 की, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। इसको आप करेंगे और सॉल्व करके मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की मुझे कोई खबर नहीं है, खैर खबर नहीं है अबाउट द होमवर्क। मुझे नहीं पता वो लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब उन बच्चों को लिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि बेटा एक इंटरनल असेसमेंट का प्रोसेस है। जो बच्चे अपना डिटेल्ड होमवर्क, अपना होमवर्क, अपनी चीज़ें टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर रहे, उन लोगों के इंटरनल असेसमेंट के लिए वी पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हम आपका असेसमेंट कैसे कर पाएंगे, हमें क्या पता आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब तक हम टीचर्स को अपडेट नहीं मिलेंगे तब तक हम आपको नहीं बता सकते। तो मेरी तरफ से जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे, वो अपने इंटरनल असेसमेंट को उसी बेस पर रिलेट करके चलेंगे कि मुझे उनकी कोई खबर नहीं है, तो मतलब मेरे पास उनके पास कोई नंबर नहीं होगा उस हिसाब से। तो क्योंकि देखो, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाउ यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए थोड़ा और एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ कहता है फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। तो पहले बनाओ हॉरिजेंटल, बना दिया, फिर बनाओ एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड पार्ट, ये बन गया, और ये कितना है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, ठीक है। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये तो फोर्स हो गया F। कहता है कि 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स है, वो हो गया फोर्स, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या कहते हैं कि अगर उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैल्यू देखी जाए, तो हॉरिजॉन्टल को हम Fx कहते हैं, तो Fx है 50 न्यूटन, उन्होंने दे रखा है, ऐसा है, गिवन है ये तो अपने पास।
अब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, माने कि अपने को ये निकालना है, मतलब बोले तो अपने को ये चाहिए, है कि नहीं, तो ये चाहिए अपने को एफ वाई। सिचुएशन समझ में आ गई आपको? अच्छा एक बात ध्यान करिए आप कि एफ एक्स जो लिखते थे आप क्या लिखते थे, एफ एक्स लिखते थे बेटा एफ कॉस थीटा, एफ वाई क्या लिखते थे बेटा एफ साइन थीटा, ये तो लिखते थे हम, हमें ध्यान है सर ये अच्छे से, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी 2 डायमेंशन मोशन में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है सर। अब गिवन क्या है, पहला रूल नंबर 1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, क्या क्वेश्चन को देखो, थीटा दे दिया कितना है 30 डिग्री, देख दिया, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम, यहाँ कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है ना वो 50 न्यूटन है, तो मतलब एफ एक्स कितना है, वो 50 न्यूटन है। सही है, चलो एफ की वैल्यू निकाली जाए सारे, सबसे पहले तो एफ एक्स हो गया 50, एफ की वैल्यू अपने को पता नहीं, cos 30 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 50 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 30 ढूंढो, cos 30 देखो, cos 30 हो गया √3/2, तो 100/√3 दिस इज सेड टू बी द फोर्स। आप क्वेश्चन में ना आपसे कई बार बड़ा स्मार्ट तरीके से पूछ लेते हैं क्या कि नेट फोर्स की वैल्यू बताइए आप क्या होगी, कि ये जो फोर्स आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो कितनी होगी बेटा 100√3 न्यूटन होगा। कई बार ये बड़े गंदे तरीके से बिहेव करता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कहानी समझ में आई? बिल्कुल आई सर, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए एफ वाई। तो एफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो एफ तो मिल ही गया, कितना 100/√3। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, नाराज हो रहा है ये पेन भी, चलो इस पेन की भी नाराजगी दूर हुई है ना। तो 100/√3 दिस इज 100/√3 साइन 30 डिग्री, यही है ना बेटा एफ वाई। तो 100/√3 और ये हो गया 1/2, काटा पीटा मार डाला, मतलब एफ वाई कितना है बेटा 50/√3 न्यूटन, ये भी न्यूटन में लिखिएगा, ठीक है। तो ये फोर्स अबाउट वाई एक्सिस आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। कहानी समझ में आ गई हमारे पास। आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल ज्ञान दे दिया मैंने, क्या रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो आप ये बता दोगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये था जो कि दे रखा था आपको, ठीक है, और वर्टिकल फोर्स आपने निकाल दिया, रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाल ही दिया, तो बात हमारी बन गई, ठीक है। चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम और डेफिनेटली आपको ज्ञान आएगा, मजा आएगा। चलें आगे, चलो देखिए बेटा एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हवाई जहाज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए पहले तो, फिर हम इसका देखेंगे कि मैं एक्चुअली वेक्टर्स में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस एंड व्हाई एंड हाउ कंपोनेंट्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड, ठीक है। क्या कहता है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आप ध्यान से देखिए, ग्राउंड के साथ ये थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, तो टेक ऑफ की पोजीशन है। इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 200 km/h, what is its actual velocity and what is find the vertical component of its velocity, ठीक है। तो पहले इसकी कहानी समझिए क्या है। तो ये जो कहने की कोशिश कर रहा है वो क्या है कि एरोप्लेन की जो चलने की जो डायरेक्शन है ना वो ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा है एरोप्लेन, ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अपने को दे रखा है, और हमें इसका ये वाला यानी वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है सिचुएशन, ठीक है। तो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहले ये समझिए क्या है। अपने को ये फाइंड आउट करना है, जहाँ मैंने क्वेश्चन लगाया ये गिवन है, कितनी वेलोसिटी है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये है 200 km/h, ठीक है। ये वर्टिकल वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, यानी वाई एक्सिस वाला। एंगल अपने को दे रखा है बेटा कितना 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के एंगल पर वो टेक ऑफ की हालत में है, और दिस इज द पोजीशन फॉर द टेक ऑफ। ये उसकी ना एक्चुअल वेलोसिटी है बेटा, रियल वेलोसिटी। अब रियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है कि ये ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी है उसकी, समझ आया, ग्राउंड पर उसका इफेक्ट कितना है, और ये कौन सी है बेटा वर्टिकल। कहानी आपको समझ में आ गई, स्टोरी आपको समझ में आ गई, विजुअलाइज आपने कर लिया, तो समस्या अपने को नहीं आने वाली अब, ठीक है। अब फटाफट हम क्या करते हैं, इसकी गिवन टर्म्स क्या है वो लिख दो, आप फटाफट लिखो, चलो
चलिए तो स्टार्ट करें। लिखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है ना, तो Vx दे रखा है अपने पास, ये मैं इसका x लिख देता हूँ। कितना है बेटा 200 किलोमीटर पर आवर। नहीं चेंज करेंगे हम, क्यों? क्योंकि एक उसी में आंसर निकाल देंगे। एंगल कितना है 30 डिग्री। अपने को क्या चाहिए, इसकी रियल वेलोसिटी चाहिए। अपने को क्या चाहिए, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था ना बेटा, बिल्कुल वैसा दिखता है ये, ठीक है। तो अपने को Vx कैसे लिख सकते हैं बेटा, दिस इज V cos थीटा। Vx है 200, V अपने को नहीं पता, cos 30 आपको पता है। लिख दो क्या है cos 30। V रहेगा cos 30 क्या हो गया, √3/2। सॉरी क्यों काट रहा हूँ मैं इसको, नहीं काटना मुझे इसको, है ना। तो √3/2 उधर फेंको उसको उठा के, तो ये 400/√3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं इसको, बोलो। दिस इज व्हाट 400/√3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेक ऑफ कर रहा है। कहानी समझ आ गई आपको, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम Vy निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए तो Vy क्या कहता है, Vy होगा बेटा दिस विल बी V sin थीटा। Vy क्या होगा बेटा, V sin थीटा। तो Vy इज इक्वल टू, V पता है आपको कितना है 400/√3 cos sin थीटा 30 है ना बेटा, तो ये हो गया 200 पे, तो ये आ गया 200/√3 किलोमीटर पर। कहानी समझ में आई। तो इसकी अगर वैल्यू लिखनी पड़े, ये तो पता था आपको कितना है ना, कितना था बेटा 400/√3 था ये। तो एक्चुअल वेलोसिटी आपने पता लगाई, जो कि कितनी थी आपकी 400/√3 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से दौड़ रहा था, ग्राउंड पर इतनी थी, और वर्टिकल कंपोनेंट पे कितनी थी बेटा 200/√3 किलोमीटर। मेरी बात समझ आया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप बस देख लेना, बाकी अदरवाइज कंसेप्ट इज टकाटक, यानी कंसेप्ट इज ओके टाइप, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया। चलो तो एक और क्वेश्चन बढ़िया सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन कहता है चाइल्ड पुल्स अ रॉक अटैच टू अ स्टोन। तो ऐसा है बेटा, स्टोन तो हमें अटैच करना पड़ेगा इसके साथ, है ना। तो ये मैंने लगाया स्टोन, क्या है ये स्टोन, ठीक है। तो इस स्टोन को वो बच्चा है वो पकड़ के उसको खींच रहा है, ठीक है। ओके, एंगल 45 डिग्री है। तो ये बनाया मैंने एंगल जो कि है 45 डिग्री। ये है बच्चा, पता है आपको, ठीक है। ओके, कहता है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पुल। ये ऑब्वियसली बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो पुल ही होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, पुश और पुल में से कौन सा काम आसान रहेगा, पुल करना है पुश करना है ना। अपने नोटबुक में लिख लेना है बात, पुल या पुश कौन सा आसान है और क्यों आसान है। तो पुल करना आसान है क्योंकि इफेक्टिव वेट घट जाता है, ठीक है। ओके, कहता है कैलकुलेट द इफेक्टिव पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। तो ये हो गया ग्राउंड। तो ग्राउंड पे मूव करवाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ी है, या जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर आगे की तरफ मूव करवा रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू निकालो पहले केस में। सेकंड केस में कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन। मतलब अल्टीमेटली आपको कहा गया कि वर्टिकल कंपोनेंट बताइए आपके हाथ में, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका नाम रखते हैं हम Fy। दिस इज व्हाट F sin 45 डिग्री, समझ आया। ये हो गया Fx, दिस इज व्हाट F cos 45 डिग्री। 45 डिग्री पे एंगल पे चल रहा है बच्चा। चलिए जी बच्चे, चलिए पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, पहला हिस्सा सॉल्व कर देते हैं। चलो बढ़ो आगे। गिवन क्या है पहले तो ये लिख लो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिख लो क्या है। कहता है कि फोर्स अटैच टू ए स्टोन, मतलब ये जो पर्सन है ये 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, गिवन क्या है 60 न्यूटन, ठीक है। तो और एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, बहुत अच्छी। पहले केस में पूछा है कि हॉरिजॉन्टल पे चलाने के लिए उसको कितना फोर्स चाहिए, तो अल्टीमेटली Fx चाहिए अपने को। तो Fx इज F cos 45 डिग्री।
फोर्स कितना है 60, कॉस 45 डिग्री, 60 रहेगा ऐसे कैसा, कॉस 45 1/√2, तो 60/√2 न्यूटन फोर्स आ गया। ये सब क्या अबाउट हॉरिजॉन्टल के अबाउट, ग्राउंड के अबाउट। सेकंड केस में कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोर्स टेंडिंग टू मूव द लिफ्ट द स्टोन, मतलब लिफ्ट द स्टोन मतलब अल्टीमेटली वेट से बैलेंस होगा ना ये, तो आपको ना तो मास दे रखा उसका नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Fy निकालना पड़ेगा अपने को। Fy को क्या लिख सकते हैं, F sin 45 डिग्री। फोर्स की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, sin 45 की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, ये वैल्यू आप सब लोग जानते हैं। तो Fx कितना हो गया 60/√2 न्यूटन, Fy कितना हो गया, बोलो बोलो 60/√2 न्यूटन। मतलब अपने को ये पता लग गया कि एक्स एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लगा और वाई एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लगा। ठीक है, ये आप कह सकते हो इस बच्चे ने अगर इस ऑब्जेक्ट को पुल किया उस कंडीशन में आप इसकी एक्सप्लेनेशन आपने बताई। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है ना था ना हमारा, वो था मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको करवा दिए हैं कि अगर मैं फटाफट उसको रिवाइज कर देता हूँ, दो बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। आई होप इसको नोट कर ले होगा, मैं इसको इरेज करके एक बार फटाफट आपको समरी बता देता हूँ हमने जो लेक्चर्स में जाना है। ठीक है, इसको ना आप इसी लेक्चर के बाद में ना की पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर लेना। अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा मैं क्योंकि ये जो की पॉइंट्स है ना बेटा, ये मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स मतलब करंट इसके जस्ट बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इन की पॉइंट्स के थ्रू हम पता लगाएंगे कि हमने जो लेक्चर्स में जाना है वो क्या था। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट है उनको एक बार फटाफट अपने नोट करो। पहला, जब हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ये हो गया थीटा, ये एक वेक्टर था ये वाला। ठीक है, ये एक दूसरा वेक्टर था ये वाला, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और इसको हमने आर नाम दिया। रिजल्टेंट होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो स्लिंग का कंसेप्ट आपने देखा था, रावण वाला कंसेप्ट भी आपने देखा था, है ना। और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो अगर x को लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा r cos थीटा, और y को लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा r sin थीटा। ये इसके सामने मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, h का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लिख लेना आप तो कंप्लीट लिख लेना, और v का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट एडजस्ट हो गए। क्लियर है? इसके अलावा हमने ये 3 डायमेंशन में जब चीज़ें पढ़ी थी तो 3 डायमेंशन में आपने देखा कि किस तरह से एक क्यूब के रिजल्टेंट निकाले जा सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। और उस क्यूब के रिजल्टेंट के थ्रू हमने पता लगाया रिजल्टेंट जो होता है ना वो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जी यानी जेड के कैप, इसके थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू या रिजल्टेंट के थ्रू, जिसमें हमने ये पता लगाया कि एक वेक्टर ये हो जाएगा आपका, ये तो रिजल्टेंट होगा। ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये वाला बीच वाला। फिर एक तो ये वाला वेक्टर हो गया जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर वाला, इसके अलावा एक ये वेक्टर हो गया, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ये वाला। ठीक है, ये हमने पता लगा। वैसे 3 डायमेंशन का यूज अपने पास ना के बराबर ही है ना, नेग्लिजिबल है, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये पॉइंट। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के थ्रू हमने कब पता लगा। अच्छा, इसके बाद हमने ना इसके साथ साथ हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखी थी बेटा। उन एप्लीकेशंस में हमने जाना था कि देखिए वेक्टर का रोल कितना है। जब आप चलते हैं तब भी वेक्टर लगता है, जब भी आप कोई चीज़ खींचते हैं तो भी लगता है, जब भी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है स्लाइटली भी, थोड़ी बहुत भी, तो आप अपने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। आज इसी कंसेप्ट को उठाकर मैंने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के थ्रू आप लोगों को ये क्लियर करने की कोशिश की है कि डिफरेंट केसेस में भी जैसे ही फोर्स लगता है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, उन कंपोनेंट्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।